हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर से आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज के जो लेक्चर में है वो नीट और जेई में बच्चे बहुत सारे सवाल गलती करते हैं। और इस किस टॉपिक से गलती करते हैं ये तो आप सुन लीजिए। जो टॉपिक होता है ना वो केमिकल बॉन्डिंग के बैक बॉन्डिंग वाले पोर्शन से बच्चा लोग गलती करते हैं, तो उस गलती को ना दोहराएं। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी गलती आपको फिर दोबारा नहीं हो पाएगा आपसे। पेपर में चाहे वो किसी भी लेवल का सवाल आ जाए इस टॉपिक से कनेक्टेड, तो आपका वहां से गलती होने के चांसेस कम रहेगा। तो ले चलते हैं आपको इस बैक बॉन्डिंग के तरफ। और बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में पूरा का पूरा बेहतरीन फाड़ू सवाल हम लोग करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको कहीं एक्स्ट्रा इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पढ़ने को रहेगा। सब आपका प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात होती है कि बैक बॉन्डिंग क्या कहलाता है। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम नोन एज बैक बॉन्डिंग। सेंटर पे एक एटम है, एक किनारे पे एक एटम है। जैसे मान लिया जाए कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो ये आपका एक सेंटर एटम हो गया। इस एटम को क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम कहते हैं। और सेंट्रल एटम के चारों तरफ ये जो एटम अपने को दिख रहा होगा ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये जो होते हैं ना, ये सराउंडिंग एटम होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रल एटम क्या है और सराउंडिंग एटम क्या है। तो सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग एटम हो, इन दोनों के बीच में इस एटम के द्वारा, किस एटम के द्वारा? सराउंडिंग एटम के द्वारा जो सेंटर की तरफ होता है, एक वापस बॉन्डिंग बनती है। और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना? लेकिन इतनी ही बात आपको अधूरी जानकारी देगी। सही जानकारी आपको क्या मिलना चाहिए कि सर ये बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम में कैसे आएगा? सराउंडिंग एटम की वजह से। तो देखो, बैक बॉन्डिंग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहलाता है। बैक बॉन्डिंग क्या कहलाता है बेटा? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जानते हो कैसे बनता है केमिकल बॉन्डिंग में। बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस भी होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको मैं ये बताऊंगा कि जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम की क्या खासियत हो, सराउंडिंग एटम की क्या खासियत हो कि इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग आ जाए। तो उस बात को जरा देखा जाए। भैया एक बात बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आपको भी पता है कि एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है? डोनर कौन सा होता है? जो लोन पेयर जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और एक्सेप्टर किसके पास होता है? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। स्पेशली वो वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ये बात आपको ध्यान से सुनने वाली है। तो इन दोनों बातों से आपको आइडिया लग गया होगा कि सर लेन देन की बात कर रहा है। एक सेंटर वाला बंदा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और सराउंडिंग वाला जो बंदा है वो इलेक्ट्रॉन अपना देगा। ठीक है, चलिए, कंडीशन क्या है? ये सबसे मेन बात होती है कि कंडीशन कौन कौन सा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग की? एलिमेंट क्या? एलिमेंट एक जो सेंटर एटम पे होता है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, जो सेंटर पे होता है। और जो सराउंडिंग होता है वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए। मतलब समझे, सेंटर पे रहने वाला सेकेंड पीरियड का, सराउंडिंग पे रहने वाला थर्ड पीरियड का होना चाहिए। मतलब 2-2 और 2-3 में भी देखने को मिलेगा कि नहीं, ये आपको देखना है। तो एटलीस्ट वन एटम शुड बी बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। सेंटर पे या सराउंडिंग में जो भी है सेंटर वाले बंदा, कम से कम एक एटम सेकेंड पीरियड का होना सबसे जरूरी होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन से क्या फायदा होता है? बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से आपको भी पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है, और बॉन्ड लेंथ के डायरेक्ट इनवर्सली होता है। ये बात आपको पता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हो, बॉन्ड ऑर्डर पक्का है कि जो अपना बैक बॉन्डिंग होता है उससे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है? तो उससे क्या होगा बेटा? अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ गया
बैक बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड एनर्जी आपकी बढ़ेगी, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड को डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा, और उससे कहोगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड मजबूत बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसका बॉन्ड छोटा बनेगा, है ना। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि अगर सेंटर पे सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड का उसके सराउंडिंग में मिनिमम सेंटर पे एक एटम होना चाहिए, कम से कम एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, शर्त है ये। इस शर्त को आपको कायम रखना है। जैसे मान लीजिए जाए कि बोरान ट्राइफ्लोराइड है, बोरान भी सेकेंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, इसका मतलब इसमें पी पाई बॉन्डिंग होगा ही होगा। आप देख लीजिएगा, बोरान के पास बैकेंट ऑर्बिटल होगा और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बना लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। सर ये अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इनको बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा इनके ऑर्बिटल में। तो जैसे एक फ्लोरीन इसको दे रहा है, वैसे दूसरा वाला भी देगा, वैसे तीसरा वाला भी देगा, और सबका कंबाइंड जो रेजोनेंस वाला है वो ये वाला होता है। कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो शुड सो स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, मतलब क्या हुआ, जहां एक दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, अब कोई सराउंडिंग एटम है जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है। तो ऐसे ही कितने एटम सराउंडिंग है, 3 फ्लोरीन है, तो तीनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे बारी बारी, और ये बैक बॉन्डिंग का कंडीशन देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं है, आपको जितने भी सवाल पेपर में आते हैं ना, वो सारी बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एन CH3 होल थ्राइस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, आपको भी पता है, तो इसका नाम होता है ट्राई मिथाइल एमीन, बहुत खूब पूछता है। सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लेकिन कार्बन के पास कोई बॉन्ड बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सारा 2p ऑर्बिटल भर गया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अपना लोन पेयर दे नहीं पाएगा इसको, तो इसका मतलब कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। रीजन देख लीजिएगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द कार्बन, कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई काम नहीं कर पाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। और वैसे आपको ये कहानी, अगर यही ट्राइसिलिल अमीन की बात किया जाए, एन और एन के चारों तरफ SiS3 लगा दिया जाए, तो आपको भी पता है कि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन बंदे के पास एक लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर देगा, तो इनके बीच में बैक बॉन्डिंग बनेगी। सर बैक बॉन्डिंग यहाँ बनेगा, और जब बैक बॉन्डिंग बनेगा किसकी वजह से, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से वजह से होता है। पी पाई क्या है, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल और सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, तो इसके वजह से इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 मिथाइल नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के चारों तरफ SiS3 है, तो बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलिकॉन के पास ऑर्बिटल वैकेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फास्फोरस के चारों तरफ ये SiS3 का होल थ्राई है, ट्राइसिलिल फॉस्फीन इसको बोला जाता है। सर इसके पास भी एक लोन पेयर आप देख सकते हो, और सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड का बंदा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ डिफिनिटली अगर देखा जाए तो क्या ये बैक बॉन्डिंग के केस हो सकते हैं कि नहीं, तो बोथ आर फ्रॉम द थर्ड। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों थर्ड थर्ड के हैं तो नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या था कि एक सेकेंड पीरियड का बंदा होना जरूरी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी मजबूत आती है बेटा, इसीलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। फास्फोरस और सिलिकॉन दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये केस इसमें नो बैक बॉन्डिंग, एकदम बेहतरीन सवाल आपको मिल जाएगा। ओ आप इथर डाई मिथाइल ईथर का नाम बहुत फेमस है, आप भी जानते हो कि डाई मिथाइल ईथर क्या होता है। डाई मिथाइल ईथर का नाम, जाहिर सी बात है, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, डी नहीं होता है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास देखो, ये जो कार्बन है इनके पास कोई ऑर्बिटल वैकेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नो बैक बॉन्डिंग। और एब्सेंस ऑफ बैक एंड ऑर्बिटल सिंपल सा लाइन की कहानी है, कहीं आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ वहीं पे आ जाओ।
अगर ट्राइसिलिल ईथर पे आ जाओ तो सिलिकॉन के पास वैकेंट डिब्बा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और वैसे भी ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का बंदा है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का बंदा है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको बैक बॉन्डिंग के थ्रू देगा। तो सिलिकॉन के खाली डिब्बा में, खाली डिब्बा का मतलब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल दिखाई देगा, तो वहां पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। सर यहां पे आगे देख लीजिए जरा, आपको मैं यहां बात बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बेचारा बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, वो कार्बन से बोल रहा है कि कार्बन क्या तुम्हारे पास डिब्बा खाली है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या। तो कार्बन बड़े प्यार से बोलता है कि देखो मेरे पास, मैं सेकेंड पीरियड का बंदा हूं, तो मेरे पास 2D का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम बैक बॉन्डिंग तुम्हारे साथ नहीं बना सकता। कहता है बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें होती हैं, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट कहलाता है बेटा जी। रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेहतरीन सी बात है, चलिए ठीक है सर। लेकिन वहीं जब कार्बन के जगह पे सिलिकॉन आ जाता है, SiS3 आ जाता है, तो नाइट्रोजन फिर सिलिकॉन से पूछता है कि क्या सिलिकॉन भैया आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा क्या। तो सिलिकॉन कहता है सर बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि मैं थर्ड पीरियड का बंदा हूं, और थर्ड पीरियड के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो ऑक्सीजन को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो कोई तो आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए, मैं अपना इलेक्ट्रॉन उसके खाली डिब्बे में दे दूं, उसके ऑर्बिटल बैकेंड में दे दूं, तो एक बैक बॉन्डिंग का रिलेशन बन जाएगा, बॉन्ड हम दोनों के बीच में मजबूत बन जाएगा, एक बेहतरीन रिश्ता कायम हो जाएगा। तो सिलील आइसोसाइनेट कहलाता है। बेटा नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे दिया, मतलब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाएगा, यानी बैक बॉन्डिंग होगा, बीबी होगा बेटा, बैक बॉन्डिंग क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बहुत बढ़िया सर, आगे चल जाइए सर। इसी तरीके से किसी ने ये बोला कि एक बात बताओ, CH3O माइनस में ऑक्सीजन फिर रिक्वेस्ट करता है कार्बन से, कार्बन से पूछता है कि भाई साहब एक बात बताइए, क्या मेरे साथ आप बैक बॉन्डिंग कर सकते हो। तो कार्बन कहता है देखो तुम भी सेकेंड पीरियड के, हम भी सेकेंड पीरियड के, ठीक है तुम्हारे पास लोन पेयर है, लेकिन मेरे पास खाली डिब्बा नहीं है, बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल खाली नहीं है कि नहीं। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं। एकदम बेहतरीन बेहतरीन आपको एग्जांपल और एप्लीकेशन दे दे रहा हूं, आपको फायदे होंगे। आइए सर, आपने ये तो समझ लिया कि बैक बॉन्डिंग का लफड़ा क्या है, अब उसका एप्लीकेशन देखा जाए जहां से आपको सवाल मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना। मजबूत बॉन्ड बन जाता है तो आपको पता है कि बीबी के बढ़ने से, बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड आर्डर बढ़ता है, बॉन्ड आर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग आएगा कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, एकदम बेहतरीन एप्लीकेशन आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए सवाल देख लिया जाए। बॉन्ड स्ट्रेंथ की आपको पता ही चल गया कि बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ता है। लेकिन लोगों ने बोला कि बेटा बॉन्ड लेंथ तो नहीं बढ़ेगा, तो इन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं है, इतना तो बढ़ रहा है ना, हम खुश हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, करा विच हैव मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देख लो जहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, वहां बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चेक कर लो। BF4 माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिब्बा इसका भर चुका है। ये देखो ये एडक्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि बोरान ट्राइफ्लोराइड में ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं करेगा। यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है बेटा कि BF3 तो बेचारा मजबूर है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, बैक बॉन्डिंग बनाने से पहले ये एडक्ट कंपाउंड बना लेते हैं।
यही एक ऐसा बंदा है जो BF3 है। BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। तो एक के साथ चले जाना, आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है सर जी। आइए, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। मैं आपको बता दूं कि आप पढ़े होंगे कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो वो लोन पेयर किसी भी हालत में हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन के चारों तरफ सिलिकॉन है, और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन के पास एक खाली डिब्बा लोन पेयर हुआ करता था, जिसके वजह से उसके अंदर अकड़ हुआ करती थी, और बार बार वो सिलिकॉन से पूछता था कि क्या तुम मेरे साथ बैक बॉन्डिंग बना पाओगे। तो सिलिकॉन हंसते खुसते बोलता था बिल्कुल बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं थर्ड पीरियड का हूं, तुम सेकेंड पीरियड का हो, तो हम दोनों के बीच में कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हम बनाएंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा क्या बन गया, स्टेरिक नंबर 3, तो sp2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये देख लीजिए एन CS3 का केस में है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का, कार्बन भी सेकेंड पीरियड का। कार्बन कहता है यार मेरी औकात नहीं है बॉन्ड बैक बॉन्डिंग बनाने का, क्योंकि मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो 1 सिग्मा ये भी काम करेगा, लोकलाइज्ड है। 4 सिग्मा हुआ, 4 स्टेरिक नंबर, sp3 हो जाता है। सेम वही बात है बेटा, फास्फोरस और सिलिकॉन दोनों थर्ड पीरियड के हैं, कोई बंदा सेकेंड पीरियड का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो फास्फोरस का लोन पेयर है वो भी बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंटिंग होती है। तो 3 सिलिकॉन वाला बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर, sp3 हो जाएगा। आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर 3 तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि कार्बन की जो बैलेंस, ऑक्सीजन की जो बैलेंस होती है 2 होती है। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है वो सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, सॉरी बैक बॉन्डिंग बना लेता है। इसके वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन के रूप में 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर जो बचा हुआ है वो बनाता है sp2। आप देख लीजिए, ये SiS3 है बेटा जी, ये भी SiS3 है बेटा जी। ये लोन पेयर 2 अपने हैं, तो एक लोन पेयर इनको देना चाहेगा, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, सिलिकॉन के पास खाली डिब्बा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2 हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन की कहानी होती है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप अगर इतनी बात सुन लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए सर जी। कह रहा है इसके केस में आ जाइए, यहां पर देख लीजिए बेटा, सिलिकॉन के पास 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर। ये लोन पेयर सिलिकॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन लोन पेयर पाई ये क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग भी चला गया। और बेटा जी बैक बॉन्डिंग करने की वजह से, बैक बॉन्डिंग करने की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब 1 सिग्मा अपना, 1 सिग्मा देखो, ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, तो इधर भी 1 सिग्मा, इधर भी 1 सिग्मा, माने नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। कार्बन का भी sp है, क्योंकि इधर भी 1 सिग्मा, इधर भी 1 सिग्मा, तो sp हो जाएगा। सिलिकॉन में देख लो 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन में sp3 हो जाएगा। तो सबका अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, एक सवाल बड़ा बेहतरीन आता है S3PO4 का। लोग कहते हैं बोरिक एसिड इसको, तो लोग कहते हैं S3BO3 है, BOH होल थ्राइस है। तो जाहिर सी बात है कि बोरान के पास खाली डिब्बा है, ऑक्सीजन के पास है, बोरान के पास बैकेंट p ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। मतलब कि जाहिर सी बात है बैक बॉन्डिंग होगा, pp ओवरलैपिंग होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक, तो बोरान की बात करोगे तो sp2, ऑक्सीजन की बात करोगे तो लोन पेयर एक बैक बॉन्डिंग में चला गया, इसके पास भी 3 बैक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक लोन पेयर भी है, तो ये क्या कहलाएगा,
sp2 कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें मैं आपको बताया हूँ। नाउ आपको देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग। हाँ, अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर की जो मेहनत है, जो कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में आ रहा है, मज़ेदार बातें सर बता रहे हैं, तो एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और बेल आइकन जरूर लगा लेना, कभी जब भी मेरे लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए, एसिडिक भी मेरा काम है आपसे निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, बाकी आपकी इच्छा, अगर लगता है कि मेहनत में कुछ है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को आप पढ़े हो कि पहले एच निकालो और कॉन्जुगेट बेस बना लो। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देख लीजिए, CHF3 और CHCl3 में पूछ रहा है कौन ज्यादा होगा। तो बेटा याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिसाइड करता है, और आपको अगर याद होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग से बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, एच निकाल दो, कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन 3 है, कार्बन पे कोई डिब्बा खाली नहीं है, फ्लोरीन के पास तो दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, नो बैक बॉन्डिंग। CHCl3 से H निकाल दो, CCl3 माइनस बना लो, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब कार्बन देखो और 3 Cl देखो, 3 Cl देखो, माइनस है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बैक बॉन्डिंग से ज्यादा होगा, तो मोर फॉरवर्ड जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगा। और याद है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है पीएच का उल्टा होता है, तो पीएच कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो CCl3 में कार्बन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, बैक बॉन्डिंग होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए CHCl3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है ना। आइए फिर कहता है CH3OH और SiH3OH में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। H निकाल दो, बेस बना लो, चेक कर लो बैक बॉन्डिंग है कि नहीं, काहे का है, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड, कार्बन भी सेकेंड पीरियड, कार्बन के पास कोई डिब्बा नहीं है, तो कोई p ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग। लेकिन यहीं पर अगर SiH3O है तो सिलिकॉन अपने पास है बेटा, सिलिकॉन अपने पास है, आप देख सकते हो सिलिकॉन अपने पास है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये देगा बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बेहतरीन बढ़ेगी, तो SiH3OH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाओ, इनमें से पूछ रहा है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इनमें बताइए आपको, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि BF3 का देख लीजिए, BCl3 का देख लीजिए, BBr3 का देख लीजिए, BI3 का देख लीजिए। इनमें कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सवाल बेहतरीन करोगे, दावा है। बेटा साइज ऑफ हाइड्रोजन देखो बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग पुअर होती जाएगी, बैक बॉन्डिंग जो होगा ना वो स्ट्रेंथ पुअर होता जाएगा, लोन पेयर गेनिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि सर आप बता दीजिए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको आंसर देना है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, मैंने कॉन्सेप्ट साइड में लिख दिया है। ठीक है सर, इसमें आ जाइए, BeF2 और BeCl2 में स्टेबल कौन होगा, तो BeF2 में बैक बॉन्डिंग है 2p पाई से, बेरिलियम भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बेरिलियम के पास क्या है तुम्हारा, क्या तुम्हारा मान लो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2, और बेरिलियम का लिथियम बेरिलियम 2 है, तो हाइड्रोजन लियम लिथियम बेरिलियम 4, तो 2p0 तो खाली डिब्बा मिल सकता है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन ये देखो BeCl2 है, एक सेकेंड पीरियड का है, एक थर्ड पीरियड का है, तो बेहतरीन बैक बॉन्डिंग होगा,
तो इसका मतलब BeCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान देना। अब एक सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है पेपर में, मैं देखा हूं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना B2S6 में होता है, क्योंकि इथेन में कुछ नहीं होता है। Si2H में नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग करता नहीं है, और ये होगा नहीं। बैक बॉन्डिंग याद रखना B2S6 कभी BS3 के फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब भी करेगा तो डाइमराइज फॉर्म में करेगा। जैसे देख लीजिएगा, ये अगर हम बोरान के 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 2 साइड में एक इधर, इसके पास भी देख लो, 1 2 इधर टर्मिनल, देखो टर्मिनल 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 टर्मिनल, और ये ब्रिज वाला है, तो एक ब्रिज एक ब्रिज। अब देखो जब तुम बॉन्ड बनाओगे तो देखो ये सेंटर में दिखा रहा हूं, वो ध्यान से गौर से देखना तुम लोग, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 सेंटर हुआ, 2 बोरान 1 हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एक्चुअली इनके बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं दोनों के बीच में, तो एक तुम्हारा बनाना बॉन्ड ये हो जाता है, और एक बनाना बॉन्ड तुम्हारा ये हो जाता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये देख लो ना, ये देख लो ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा ना BH के बीच में, वही बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो याद रखना प्रॉब्लम क्या है इसमें, सवाल कहाँ से आता है, पूछेगा कि इस बोरान का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मतलब ये हो जाएगा sp3। बहुत बढ़िया सर, टेट्राहेड्रल शेप होगा sp3 है तो। सर नॉन प्लेनर है, कोई प्लेनरिटी नहीं होती है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बात और बता दूं कि जब ये रिएक्शन करने जाते हैं तो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन टर्मिनल वाले नहीं, मतलब ब्रिज वाला नहीं, ये लोग नहीं रिएक्शन करेंगे। अगर आपको मैं दिखा दूं इसको भी, आप अगर ऐसे देखना चाहते हैं इस तरीके से, तो 2 सेंटर 2 बोरान 1 हाइड्रोजन देख सकते हो यहाँ पर, तो ये भी एक बनाना बॉन्ड अपना बनाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी है। सर अगर रिएक्शन की बात किया जाए, सर अगर B2S6 के साथ AlCl3 और CH3Cl का रिएक्शन कराया जाए एल्काइलेशन का, तो याद रखना जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन है ना, दोनों तरफ, 2 इधर 2 इधर, देख लीजिएगा 2 इधर है और 2 इधर है, बीच वाला नहीं, बीच वाला कभी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये एक बार हाइड्रोजन निकाला, HCl यहाँ से निकल गया, क्या बन गया, B2S5CH3। फिर एक बार CH3Cl जाएगा रिएक्शन करने, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर 2 मिथाइल, फिर एक बार और, फिर 3 हाइड्रोजन 2 मिथाइल। जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन बचेगा जो बीच बीच में है, वो कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं, तो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। यानी जो अपना ब्रिज हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट का बंदा मोनोमर कहलाता है बेटा, याद रखना। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के बंदे होते हैं। एक होता है डाइमर जो 1 स्टेप में बनता है, एक पॉलीमर जो 2 स्टेप में बनता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले मोनोमर की कहानी में आते हैं, देख लीजिए। BeH2 की बात करो, BeH2 के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, तो 2 इधर 2 इधर, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, जब ये डाइमर बनाएंगे तो B2S6 बना देंगे, और B2S6 में आपको पीछे ही देखना होगा, याद कर लेना, रट डालना कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 है बोरान का, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और नॉन प्लेनर हो जाता है। जैसे देख लीजिए आप, B2S6 है ना, ने BS3 आप देख लीजिएगा। तो एक सिंगल यूनिट की जब बात करोगे तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। लेकिन बना देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है तो sp2, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाते हैं तो बातें चेंज हो जाती हैं। जैसे ही पॉलीमर बनाएगा तो BeH2 का होल n हो जाएगा, और उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री शो कर जाएगा, ठीक है। Al2CH3 का होल 6 आपका है, और ये डाइमर किसका है, AlCl3 का, ठीक है।
तो AlCl3 का डाइमर में देख लीजिए, एक एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम, कितना होगा, 3 CH3, दो इधर एक इधर, फिर दो इधर और एक इधर, और ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो कितने हो गए, 1 2 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो इधर, 4 इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए ऐसे, देख लीजिए, एक एल्यूमिनियम एक कार्बन, एक एल्यूमिनियम, तीन, दो एल्यूमिनियम एक कार्बन, और दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। यानी यहां इसका मतलब क्या है कि ये देखो AlCl3 है ना, नहीं नहीं, ये 3 सेंटर नहीं होगा, सॉरी, ये 3 सेंटर तो होगा लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये इनकी वजह से बनता है, वो इनकी वजह से बनता है, वो इनकी वजह से बनता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऊपर है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एक नीचे है, तो 2 हो जाएगा। बेटा Al और C के बीच में जो बॉन्ड है, यानी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, फिर आपका 3 4, फिर 5, इस तरीके से आपका दो इधर दो इधर, फिर दो इधर दो इधर, तो ये दो सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, भाई बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना इसके, तो दो सेंटर माने कार्बन एल्यूमिनियम, और कार्बन एल्यूमिनियम, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, तो कितने सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गए, 4 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लीजिएगा, CH बॉन्ड कितने होंगे, CH बॉन्ड कितने होंगे, एक ऐसे देखो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 16 17 18, तो 18 बॉन्ड ऐसे हैं जो इस तरीके से हैं, वो भी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो आप जो डाटा देख रहे हो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ से आप देख लेना, गलती नहीं होगा, ऑप्शन देख के बात करना, ठीक है। आइए, AlCl3 जब वेपर फेज में रहता है तो डाइमर बनाता है, लेकिन जब एक्वस मीडियम में AlCl3 होता है तो आयनिक नेचर का होता है, और जब पानी के साथ जाएगा तो AlH2O का होल 6 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, यह एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। आपको बचपन से पता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब सुनो, तो ये आपको हाइड्रेशन हो जाता है, और ये ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आ जाओ, अगर दो एल्यूमिनियम ले रहे हो तो Al2Cl6 हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर एक एल्यूमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, भाई AlCl3 में कितने होंगे, AlCl3 में कितने होंगे, दो इधर दो इधर दो इधर, तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6, लेकिन दोनों को मिला करके 6 हुए, 3 एक Cl का और 3 एक एल्यूमिनियम का और 3 एक एल्यूमिनियम का, दो एल्यूमिनियम है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। कोई पूछेगा कि एक बात बताओ, ये डाइमर बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेगा, तो sp2 शो करेगा, ठीक है। और यहां जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहां देखो, सॉरी एक चीज देखो भूल रहा था, जब ये एक अकेले था तो 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, लेकिन जब Al2Cl6 बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और 0 का केस आपको भी पता है कि नॉन पोलर होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम, तीन एल्यूमिनियम, एक Cl अपना इसका है, देख लीजिएगा जरा, हम एक मिनट जरा इसको बना दें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, एक Cl, फिर यहां देख लीजिए एक Cl इसका है, इसका, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनको देगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको देगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि इनका नेचर क्या है। तो 3 सेंटर्ड हो गया, 3 सेंटर्ड हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन इधर मिल रहा, दो इसके बीच में बॉन्ड में है, तो ये आपको ध्यान देना, प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर होता है, ये टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल होता है, ब्रिज होता है। तो ये बात, ये sp3 कैसे हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये sp3 बना लेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे चलिए, सर ये देखो BeCl2 में, बेटा बेरिलियम की अगर बात करोगे तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी, 4, दो इधर दो इधर, लेकिन सिग्मा 2 बॉन्ड है,
तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। वही मैंने यहाँ आपको दे दिया था। लेकिन जब ये डाइमर में जाता है तो डाइमर में BeCl2 बनाता है, और जैसे ही BeCl2 बनाता है तो बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो sp2 हो जाता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना 6 हो जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कैसे आपका ज्योमेट्री इसमें दिख रहा है। जब ये पॉलीमर बनाने जाता है यानी n का मल्टीप्लाई करता है सॉलिड फेज में, तो उसके सॉलिड फेज में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, सॉलिड फेज में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। लेकिन अगर वही जो है आपका ऊपर डाइमर फेज में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp3 है, टेट्राहेड्रल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है। तो ये आपको बहुत जरूरी है, ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए। सर Be2Cl4 क्या है? BeCl2 डाइमराइज होके Be2 से बना लिया। तो सुनो डायग्राम, ये डायग्राम है, n हमने ले लिया। अगर ये डाइमर में है स्ट्रक्चर, पीछे वाला बता रहा हूं, देखो यहाँ वाला, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। तो बेटा जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो एक Cl इधर बेरिलियम का, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब सुनना ध्यान से, Cl कहता है भाई देखो तुम्हारे पास तो खाली डिब्बा है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों लोग आपस में समझौता कर लें। तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, बॉन्ड बना लो। ये कह रहा मैं तुमको दे रहा हूं, बॉन्ड बना लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, और 2 ये दिया, कितना 6। 2 इधर, 2 इधर, और 2 ये दिया, तो कितना हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन देख लिया जाए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? यहाँ पे आ जाओ बेटा, BeCl2 का होल n है, मतलब पॉलीमर बना रहा है, सॉलिड फेज में चला गया तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, BeCl2 है, इसे बॉन्ड दिखा दो, आगे और भी बॉन्ड चेन बनता जाए। तो ये Cl है, ये अपना इसको देगा, ये भी अपना इसको देगा, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे। तो ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड। तो आप सेंटर वाले पर देख लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये sp3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन। यही बात मैं पीछे आपको समझा रहा था। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से बेहतरीन सवाल आपको मिलेंगे, तो ध्यान देना इस बात को। आगे चलिए, कह रहा कि वेपर फेज में ICl3 डाइमर बनाता है और थ्रो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वेपर फेज में। वेपर फेज में ICl3 किस फॉर्म में होता है? डाइमर फॉर्म में, और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का बंदा होता है। तो जब 2 ICl3 लोगे, आपको पता है स्टेरिक नंबर से आप निकाल सकते हो, ICl3 में हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन का sp3d होगा। ठीक है, आप देख सकते हो भाई, आयोडीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 3 बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 बचा, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो क्या होगा? sp3d हो जाएगा। ठीक है ना। सेम अगर ये डाइमर बना लिया, I2Cl6 बना लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d से sp3d2 बदल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d से क्या बन जाएगा? sp3d2 हो जाता है, और ज्योमेट्री क्या हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। कैसे हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो डायग्राम जरा देख लिया जाए बेटा, ICl2 है ना, देख लीजिएगा जरा, सॉरी ICl3 है ना, तो आयोडीन बीच में, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl ऊपर, ऐसे बनाओ। देखो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और यहाँ पे जो Cl है ना वो इसका है। फिर यहाँ पर भी आप ऐसे देख लीजिएगा, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। अब आयोडीन के पास कितने लोन पेयर हुए? कितने? 2 लोन पेयर। और बॉन्ड कितना बनाया इसने? बॉन्ड कितना बनाया इसने? 1, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो 2 लोन पेयर हुआ। तो Cl क्या कहता है कि भाई आयोडीन, तुम्हारे पास डिब्बा खाली होगा, तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कहता ठीक है, दे दो, हमको तो क्या करना, हम तो खुश हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी वही होता है कि ये अपना Cl इसको देता है अपना इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कोई भी, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है, ऐसे फिर बनता है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा।
ठीक है ना। और लोन पेयर ज्योमेट्री बताएंगे नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर के शेप में देखो ऐसे स्क्वायर प्लेनर में आएगा, लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा बैक बॉन्डिंग का डिफिनीशन, बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन, बैक बॉन्डिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको इस लेक्चर में फायदा है, कुछ आपको लगा कि सर की मेहनत में अच्छा लगा, सर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नए लेक्चर के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।